नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरनामा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टरों को हिंसा से बचाने के लिए केंद्रीय कानून की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का शुक्रवार यानी कि आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आईएमए के 3.5 लाख से अधिक डॉक्टर आज विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए नजर आए। दिल्ली एम्स के बाहर भी डॉक्टर्स ने आज प्रदर्शन किया। कोरोना के कारण कुछ ही डॉक्टर प्रदर्शन में हिस्सा लेते नजर आए। आईएमए का कहना है कि वर्तमान में 21 राज्यों के अपने स्थानीय कानून हैं, लेकिन हमें डॉक्टरों को हिंसा से बचाने के लिए एक मजबूत केंद्रीय कानून की आवश्यकता है। डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। आईएमए के सदस्यों के अलावा एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, द एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, मेडिकल स्टूडेंट्स नेटवर्क, जूनियर डॉक्टर नेटवर्क जैसे कई संगठनों ने विरोध में हिस्सा लिया। डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के विरुद्ध केंद्रीय कानून की मांग पर दबाव बनाने के लिए बिहार और मध्य केरल में डॉक्टर सुबह अपने क्लिनिकों को बंद रखते हुए भी दिखाई दिए। तो आईएमए के लगभग 3.5 लाख डॉक्टर अपनी बिरादरी के सदस्यों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून की मांग को लेकर शुक्रवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसमें आईएमए के सदस्यों के अलावा एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, द एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, मेडिकल स्टूडेंट्स नेटवर्क, जूनियर डॉक्टर नेटवर्क जैसे कई संगठन विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अब आपको हम 6 अलग अलग तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहां हमने देखा कि किस तरीके से आज जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है डॉक्टर्स की तरफ से। उन्होंने अपना विरोध आज दर्ज करवाया है। पहली तस्वीर आईएमए की बिल्डिंग के बाहर आज डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली की यह तस्वीर है। राजधानी दिल्ली से आज जगह जगह इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली तस्वीरें आईएमए दिल्ली के बाहर की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर भी राजधानी दिल्ली से है, लेकिन एम्स हॉस्पिटल के बाहर की यह तस्वीर है। आज से एम्स में ओपीडी की सेवाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन आज डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है, हड़ताल यहां पर रखी। ओपीडी सेवाओं को अभी किसी तरीके से डॉक्टर्स उसमें अपनी सेवा देते हुए दिखाई नहीं दिए, क्योंकि पहले से ही यह तय था कि आज के दिन आईएमए विरोध प्रदर्शन करेगा। और इसी कड़ी में आज एम्स के बाहर भी डॉक्टर्स जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए, पंजाब के लुधियाना से। यहां पर भी डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांग उन्होंने एक बार फिर से दोहराई है। वो ये बात लगातार कह रहे हैं कि कोरोना के इस काल में जब अपनी जान को संकट में डालते हुए डॉक्टर्स लगातार मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही। केंद्रीय कानून बनाने की मांग आज एक बार फिर से दोहराई गई है आईएमए के द्वारा। और अब चौथी तस्वीर पर आ जाते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद से ये तस्वीर है। यहां पर भी इसी तरीके से विरोध दर्ज करवाया गया है आईएमए की तरफ से। वहीं 5वीं तस्वीर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और छठी और आखिरी तस्वीर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम से है। यहां पर आज इसी तरह से प्रदर्शन किया है आईएमए के सदस्यों ने। इसके अलावा डॉक्टर्स लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। तो कोरोना काल में डॉक्टर्स पर हुए हमले को लेकर आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल की। इस हड़ताल और प्रदर्शन पर खुद डॉक्टर्स की प्रतिक्रिया भी आप सुनिए। आईएमए नेशनल प्रोटेस्ट डे मना रहा है और ये नेशनल प्रोटेस्ट डे का एक उद्देश्य है कि हमें सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट डॉक्टर्स अगेंस्ट वायलेंस चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। और ये आपने देखा होगा कि कोरोना काल में इतने जो मरीज बचा है उसके सामने हमारे कम से कम 1400 से 1500 डॉक्टर एक्सपायर हो गए। और इसे खुद की जान जोखिम में डाल के सिटीजन जो वॉर जैसे सोल्जर है हमारे वॉर में काम करते हैं वैसा वो काम कर रहे हैं, तो भी उनको पीटा जा रहा है पेशेंट्स के रिलेटिव द्वारा। तो ये बहुत खराब है। गवर्नमेंट को हम वही बता रहे हैं कि हमें नेशनल एक्ट चाहिए जो आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉलो करे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में एक एक्ट लाए थे, लेकिन वो ड्राफ्ट एक्ट था, लेकिन उसके ऊपर बाद में कोई चर्चा नहीं की गई। तो हम वापस गवर्नमेंट की उसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਐਮਏ ਦੀ ਕਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈਐਮਏ ਹਾਊਸ ਸਾਰੀ ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ 10 ਟਾਈਮਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਸਟ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਐਂਡ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2007 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟ ਆਫੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਉਹ 'ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਉਹ ਐਕਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਨ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਰਾਈਡ ਇਨ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਆਰ ਬ੍ਰਾਟ ਟੂ ਬੁੱਕ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ Today being 18 June, as per the call given by IMA National Headquarters, we are going on a protest. We are observing this day as a protest day against the violence on the profession and also professionals. And the profession in the sense that there are some unauthorized people have been commenting and demeaning the modern medicine and also the vaccination program that has been taken up by the government, and causing confusion among the millions of people across the country. So with damaging the immunization schedule. So we strongly condemn that, and our second protest is on the violence on doctors across the country. In many parts of the states, nearly 300 cases have been reported, both small and big, in various parts of the country. I mean, on the professionals, both doctors and the health workers. This is in total violation of the norms and taking line to all over India, not only in Kerala, all over India are on protest today. It's against the attack. It is against continuous attack against healthcare professionals in all places of the country. During COVID-19 itself, we have lost almost 600 plus doctors in the second wave, around 1,500 doctors in the first wave, and still we are being attacked. Not in Kerala, in Assam, we have seen a doctor was cruelly assaulted by a group of people after the unfortunate death of a patient. And also in Kerala also a doctor was attacked, and similar incidents happened all over Kerala also. So we are protesting against these assaults. We cannot see patients calmly and with enough confidence so that the patient's life can be saved. If they are going to attack, if somebody is going to attack us, if somebody is threatening us, we will not be able to deliver good quality health care. चलिए अब आपको कुछ ग्राफिक्स हम दिखा देते हैं। एक अहम जानकारी अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपसे साझा करते हैं कि हमारे देश में क्या कुछ परेशानियां डॉक्टर्स को झेलनी पड़ रही हैं, डॉक्टर्स की कितनी संख्या हमारे देश में है। तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो परेशान इस समय हो रहे हैं, तमाम ग्राफिक्स हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि जो डॉक्टर्स हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। देश में डॉक्टर्स की भारी कमी है। भारत जैसे देश में प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 10 डॉक्टर भी तैनात नहीं है। भारत की विशाल आबादी को देखते हुए यहां डॉक्टरों की भारी कमी है, और अगर हमें ये कमी पूरी करनी है तो हमें अधिक डॉक्टरों की फौज तैयार करनी होगी। इसके लिए हमें हर एक साल तकरीबन 1 लाख नए डॉक्टर तैयार करने होंगे, जबकि अभी हमारी आबादी के हिसाब से बहुत कम डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स के साथ परेशानी क्या है? दरअसल उनके ऊपर इलाज के बोझ के साथ साथ मरीज के तीमारदारों का भी अतिरिक्त दबाव होता है। वक्त बेवक्त उनके साथ मारपीट की घटनाएं घटती हैं। कोरोना के संकट काल में तो इस तरीके की बहुत घटनाएं हमने देखी हैं। सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी की वजह से बेशक बड़े अस्पतालों में ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती, लेकिन नर्सिंग होम या निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स पर यह दबाव बहुत ज्यादा रहता है। मेडिकल, नर्सिंग और सहायक स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा तब देखने को मिल रही है जब कम से कम 19 राज्यों में किसी न किसी रूप में मेडिकेयर प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। यह पश्चिम बंगाल मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन एक्ट की तरह ही एक कानून है। दुखद है कि इस मसले पर ना तो पर्याप्त जागरूकता है, ना ही कोई प्रतिरोध, और ये बहुत दुखद बात है
है कि खुद जो डॉक्टर्स हैं वो इस समय इतने जागरूक नहीं है कि उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ प्रावधान है। और कितने डॉक्टर्स के इस कोरोना काल में जान चली गई, तो देश भर में तकरीबन 730 डॉक्टरों की कोरोना की दूसरी लहर में जान गई है। सबसे ज्यादा बिहार में मौत हुई है 115, जिसके बाद दिल्ली में 109, उत्तर प्रदेश में 79, पश्चिम बंगाल में 62, झारखंड में 39 और आंध्र प्रदेश में 38 डॉक्टरों ने जान गंवा दी। और ये जानकारी मिल रही है कि 748 या 750 डॉक्टर्स कोरोना की पहली लहर में अपनी जान गंवा चुके हैं। जब इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, उस सिचुएशन में भी डॉक्टर्स को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उल्टा उन पर हमले की जो घटनाएं हैं वक्त बेवक्त घटती रहती हैं। ये बेहद ही दुखद बात है। देश में डॉक्टर्स की भारी कमी है और ऐसे में भी अगर इस तरीके से डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे तो ये शर्मनाक है। ये हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम जान बचाने वालों को सुरक्षित रख पाए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स हैं तो हम हैं। डॉक्टर्स के कारण ही कई लोग इस समय अपने जीवन को फिर से जी पा रहे हैं, वरना कोरोना के इस काल में किस तरह के हालात बने हुए थे ये किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में डॉक्टर्स पर हमले की जो घटनाएं हैं वो रुकनी चाहिए और डॉक्टर्स जो मांग कर रहे हैं उन पर सरकार का भी ध्यान जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए प्रावधान भी रखे गए हैं, लेकिन इन प्रावधानों के बारे में अभी ज्यादा जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है। कई सेवा में जुटे डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य कर्मी पर कोई हमला करता है तो दोषी को 10 साल की सजा तक भी हो सकती है। और खबरनामा में आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि आखिर डॉक्टरों पर हमले की ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं और सबसे बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं। ये बहुत बड़ा यहां पर सवाल खड़ा होता है कि इनकी सुरक्षा के लिए हम कर क्या रहे हैं। इस समय 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय हम यहां करवा देते हैं। डॉक्टर अशोक सरवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, IMA अंबाला के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा कांग्रेस से केवल ढींगरा जी और भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ ANB न्यूज पर। डॉक्टर सरवाल, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। आज हमने देखा कि देश भर में IMA की तरफ से अपना विरोध दर्ज करवाया गया और एक बार फिर से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है कि आपकी सुरक्षा को लेकर कोई ना कोई इंतजाम जरूर किया जाए। इसके अलावा आपकी क्या मांगे सर? और दूसरा, अभी तक जो प्रावधान रखे गए हैं डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए, क्या वो प्रावधान भी अब काफी नहीं हो रहे? आज जो 10 बजे से लेके 2 बजे तक OPD सर्विसेज हमने बंद रखी हैं, सारे IMA मेंबर्स ने ऑल ओवर इंडिया। उसमें ये इसका मेन डिमांड ये है कि जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स वो नहीं होना चाहिए जी। मतलब जो कोई पेशेंट की किसी डेथ हो जाती है उसके बाद हॉस्पिटल को अपना वो नुकसान पहुंचाते हैं, डॉक्टर को मारते पीटते हैं, चोटें मारते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि सारी स्टेट्स में छोटे छोटे एक्ट बने हुए हैं, पर अगर सेंट्रल लॉ अगेंस्ट दिस वायलेंस आ जाएगा तो ये CRPC के अंडर आ जाएगा जी। अभी जो लॉ है उसमें जो लोकल पुलिस है उसको गंभीरता से नहीं लेते। वो कहते हैं जी जैसे एक पेशेंट की डेथ होगी तो पेशेंट के रिलेटिव को सेटिस्फाई करने के लिए डॉक्टर को उसी टाइम अरेस्ट कर लिया जाता है। जब भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए वो कहते हैं जी पेसिफाई करने के लिए डॉक्टर को अरेस्ट किया गया बिना इंक्वायरी किए, ओनली ऑन द एलिगेशन ऑफ डॉक्टर। ऐसे में क्या होगा, जो सीरियस पेशेंट है कोई डॉक्टर नहीं लेगा, जो कुछ पेशेंट वहां पे ठीक हो सकते हैं जो कि मरने से बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, तो डॉक्टर इतना डर जाएगा कि वो उसको अपने पास रखने की कोशिश ही नहीं करेगा, बचाने की कोशिश भी नहीं करेगा और वो उसको रेफर करेगा। और ऐसे में कई जो बचने वाले पेशेंट होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है रास्ते में जाते हुए। और ये जो सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट वायलेंस, इसमें हमें मोर स्ट्रिंजेंट मेजर चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए और जो तोड़फोड़ करते हैं डॉक्टर को सजा, डॉक्टर को डैमेज करते हैं, मारते पीटते हैं, उनको सजा का प्रावधान होना चाहिए, कम से कम 2 साल या उससे भी ज्यादा 10 साल तक। और जो डॉक्टर की डैमेज हुआ प्रॉपर्टी को उसको 2 टाइम्स भरपाई करने के लिए कानून बनना चाहिए ताकि डॉक्टर निर्भीक होके पेशेंट्स की सेवा कर सके। अगर डॉक्टर डरता रहेगा तो वो काम कैसे कर सकेगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है भी, अगर डॉक्टर के हाथ कांपते रहे तो वो फिर पेशेंट को क्या काम करेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारी ये डिमांड है
एक सेंट्रल लॉ अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स वो बनना चाहिए, ताकि इसको ज्यादा स्ट्रिंजेंट अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी आपका रिएक्शन हम चाहेंगे। आज आईएमए ने प्रदर्शन किया है, एक बार फिर से कोशिश उनके द्वारा की गई है कि आप लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए उनकी समस्या की ओर। आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर वो कोई केंद्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं तो उस पर क्यों नहीं काम किया जा रहा? खेमचंद जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? खेमचंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम उनका फोन पैच करा लेते हैं, तब तक केवल ढींगरा जी का रुख कर लेते हैं। ढींगरा जी आप तक आवाज मिल रही है मेरी? केवल ढींगरा जी आप तक आवाज पहुंच रही है? केवल ढींगरा जी तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर अशोक सरवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक सरवाल, अभी भी ये कई ऐसे प्रावधान हैं कि अगर डॉक्टर्स के साथ किसी तरह की अभद्रता की जाती है या मारपीट की जाती है तो आरोपी को 10 साल तक की भी सजा हो सकती है, ऐसा प्रावधान भी रखा गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अप्रैल महीने में। सर, तो क्या वो अभी, क्योंकि वो कानून नहीं है ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन इन प्रावधानों से कोई भी फायदा नहीं हो रहा? क्या ये प्रावधान जो है बार बार सरकार लागू भी कर देती है, इसका कुछ तो असर देखने को मिलता? हाँ मैडम, ये जो एक्ट लागू किया गया ये सिर्फ पैंडेमिक के लिए करा गया है, ताकि हम चाहते हैं भी ये पैंडेमिक के बाद भी ये एक्ट लागू रहना चाहिए। और जो ये सेंट्रल एक्ट जब ये बन जाएगा तो सीआरपीसी के अंडर आ जाएगा। और अभी जो इसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट जो पुलिस है वो अच्छी तरह नहीं कर रही है, जिससे कि डॉक्टरों को पूरी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। इसीलिए दिन पर दिन आप इंसिडेंट देखते हैं, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ होती है, डॉक्टर को मारपीट होती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। और ज्यादातर ये देखने में आ रहा है कि बड़े अस्पताल फिर भी बच जाते हैं, लेकिन जो निजी नर्सिंग होम होते हैं या छोटे क्लिनिक होते हैं, जो छोटे अस्पताल होते हैं, उनमें इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। एक रिपोर्ट ये भी कहती है, क्योंकि बड़े अस्पतालों में तो फिर भी सुरक्षा बल थोड़े मौजूद रहते हैं, वहां पर गार्ड्स वगैरह भी होते हैं, तो ये चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बताया। और ये मेनली छोटे हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल की ही प्रॉब्लम। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तो अपने उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और ऐसे में थोड़ा बहुत वहाँ तोड़फोड़ तो हो सकती है, पर फिर भी वहाँ कम डैमेज होता है। लेकिन ऐसे छोटे हॉस्पिटल्स की दिक्कत ज्यादा बढ़ रही है। और अभी ये भी कहा जा रहा था कि आईएमए गृह मंत्री को जो है ज्ञापन सौंपेंगे, क्या इसको लेकर कोई अपडेट मिल रही है सर? किसी तरह की बातचीत गृह मंत्री से डायरेक्ट हो पाई हो? हमने सभी और डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर या ऑफिशियल्स को मेमोरेंडम दिए प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। हालांकि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने होम मिनिस्ट्री को इसके बारे में लिखा हुआ है, पर होम मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन लगा के उसको वापस कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं भी ये लॉ सेंट्रल लॉ बनना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर को प्रोटेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी आवाज मिल रही है। सर, मेरा सीधा सा सवाल है, जो मांग लगातार आईएमए के द्वारा दोहराई जा रही है उस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा सरकार का? देखिए, भारत सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपने देखा किस तरीके से अप्रैल 2020 में ऑर्डिनेंस लाया गया और आज उसको मंजूरी दी गई कि हमारे जो कोरोना वॉरियर है, हमारी जो डॉक्टर्स है, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है, उनकी सुरक्षा के लिए अगर उनको कोई परेशान करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। वो सजा 6 महीने से 7 साल तक की थी, और उसके साथ साथ मॉनिटरी, उनपे पेनल्टी का भी प्रोविजन है, और बहुत ही उसको सराहा गया। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स दे रहे हैं, अभी भी जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस पर भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी। बहुत सारे स्टेट में भी कानून है, स्टेट गवर्नमेंट को भी काम करने की जरूरत है। केंद्र सरकार हमारे डॉक्टर्स के साथ खड़ी हुई है, उनको जितनी भी सुरक्षा दी जा सकती है, जितनी प्रोटेक्शन दी जा सकती है, वो देने की कोशिश करेगी। ऑलरेडी केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस के थ्रू डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाए, और आपने देखा किस तरीके से जगह जगह एक्शन लिए गए। जब डॉक्टर्स पर पत्थरबाजी मध्य प्रदेश में हुई या कुछ जगह और हुई, तो उसके बाद सख्त से सख्त कानून के तहत उन पे कार्रवाई की गई, वहां पे जाके उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में डाला गया। मैं आपको आपके टीवी के माध्यम से सभी डॉक्टर्स को ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ
कि मोदी जी आपके साथ खड़े हैं, जो भी आपके लिए जरूरी होगा वो जरूर किया जाएगा, क्योंकि आपने हमारे देश को इस महामारी से बचाने के लिए जबरदस्त काम किया है, अच्छा काम किया है। और जब आपने अच्छा काम किया है तो सरकार भी आपके साथ खड़ी है। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। आप जनता के लिए अच्छा कार्य करोगे, आप जनता की भलाई में कार्य करोगे तो ये भारत सरकार से जो बन पड़ेगा, भारत सरकार आपके लिए जरूर करेगी। ठीक है, केवल ढींगरा जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है मुझे आवाज। सर, रिएक्शन चाहूंगी आपका। आईएमए ने आज विरोध प्रदर्शन किया, देशव्यापी ये विरोध प्रदर्शन था और अभी खेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार हर संभव मदद के लिए खड़ी हुई है, तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? देखिए, बात तो सिर्फ यही है कि अगर ये सरकार इतना ही बड़ा काम कर रही है तो फिर डॉक्टर्स को हड़ताल पे नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स इसलिए हड़ताल पे है क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, उनकी सुरक्षा जो है वो की नहीं जा रही, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो सरकार डॉक्टर सड़कों के ऊपर क्यों होते? ये तो बात खेमचंद जी बताएं, क्योंकि डॉक्टर सड़कों के ऊपर क्यों है? और कोरोना काल के अंदर जितनी डॉक्टर्स ने काम किया, इन्होंने अभी कहा कि डॉक्टर्स ने बहुत काम किया तो हम इनकी मदद कर रहे हैं। अरे डॉक्टर्स ने तो काम किया, वो उनका काम था, उन्होंने अपना काम खूबी से निभाया। जो सरकार का काम है, सरकार ने कहा निभाया? अगर सरकार ने ये काम निभाया होता तो 3.5 लाख के करीब डॉक्टर सड़कों के ऊपर नहीं होते। और एक और बात आपको कहना चाहता हूं, ये जो अभी एक इनका बाबा है रामदेव, आप ये देखिए वो किस तरह से भाषा का प्रयोग करता है, आपको मालूम होगा। और ये बीजेपी का जो सहपाठी बने हुए हैं वो किस तरह से कटाक्ष करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर। उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की इन्होंने? वो सीधा शब्दों में डॉक्टर की लैंग्वेज भी भूल गया, डॉक्टर का नाम भी भूल गया कि डॉक्टर को किस आदरणीय शब्द से लेना चाहिए। और वो कहता है कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, सीधे शब्दों में कहता है ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। और जो सरकार है वो उनको मूक दर्शक होके उनको सुनती है और ऐसे आदमियों की भाषा को हजम कर जाती है। किस तरह की सरकार है? ऐसे सरकार आप देखिए, इन्होंने लोगों के साथ किस तरह से धोखा किया कोरोना काल के अंदर। मेडिसिन जो डॉक्टर WHO जो मांग कर रहे थे उसमें सरकार भाग गई। जो WHO और ICMR की रिपोर्ट थी वो सुनी नहीं जा रही थी डॉक्टर्स की, और सरकार जो है अपनी मनमर्जी कर रही थी। उस समय कहां थे ये खेमचंद जी? ये जो सरकार है ये सरासर फेलियर रही। 1.5 साल में हमारे करोड़ों लोग मर गए और उनके डाटे जो हैं वो पेश नहीं किए गए, और आज तक भी ये नहीं मालूम कि कितनी डेथ्स हुई हैं। जो आंकड़े पेश करते हैं वो सब झूठे हैं। इतना झूठी सरकार देश में ना कभी आई है ना कभी आएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितना झूठ पेश कर रही है उतनी ही इनकी कलई खुल रही है। और ये झूठ पेश करने के लिए, आंकड़ा पेश करने के लिए खेमचंद जी जैसे लोग, प्रवक्ता लोग इस तरह से टीवी पे आते हैं और झूठ बोल के चले जाते हैं। वो तो अपना पार्टी धर्म निभा रहे हैं सर, प्रवक्ता उनको बनाया गया तो वो तो अपने पूरा आंकड़ा पेश करेंगे। मैडम, आपने ढींगरा साहब को बहुत लंबा समय दिया है, आपको भी उतना ही समय दूंगी सर। उनमें कुछ चीजें मैं ऐड कर देती हूँ। बाबा रामदेव वाली जो उन्होंने बात उठाई है वो गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। बिहार में आज भी ज्ञापन सौंपा गया है बाबा रामदेव के बयान पर। और दूसरी चीज, आपने जो कहा था कि जावड़ेकर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अप्रैल में, वही सवाल जब मैंने डॉक्टर अशोक सरवाल जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो अभी प्रावधान लागू किया गया ये कोविड के टाइम के लिए है। वो चाह रहे हैं कि एक केंद्रीय कानून बन जाए ताकि वो CRPC के अंतर्गत आ जाए और हमेशा के लिए हो, लाइफ टाइम के लिए हो वो कानून। बताइए। सबसे पहले तो डॉक्टर ने भी माना कि हमारी सरकार ने कानून बनाया है, और ये कानून जो मेरी जानकारी है 2024 तक है और उस परमानेंट कानून है वो भी बनाया जाएगा। मैंने जैसा कहा कि सरकार पूरी तरीके से डॉक्टर की सुरक्षा, डॉक्टर की सपोर्ट के लिए प्रतिबद्ध है, डॉक्टर्स के साथ खड़ी है। अब बात आती है जो मैंने आधा अधूरा था क्योंकि मैं पूरी तरीके से नहीं था कि डॉक्टर्स ने जो बयान दिया, मैंने जो बयान दिया वो ये दिया, वो उन सभी लोगों के खिलाफ है, उन सभी लोगों की निंदा करते हैं जिन्होंने वैक्सीन पर भ्रम फैलाने की कोशिश की, जिन्होंने तरह तरह की बात वैक्सीन पे की, जिन्होंने वैक्सीन की जो इफेक्ट पे सवाल उठाया, जिन्होंने वैक्सीन में चर्बी होने की बात करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश, जिन्होंने वैक्सीन ना लगे इसके लिए भ्रम फैलाते हुए बड़े बड़े जो पार्टियों के लीडर हैं, नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार की बात करी थी। उन्होंने सभी की निंदा करी है। इस पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता
नेता भी आते हैं, दिग्गज नेता भी आते हैं, उन्होंने समय समय पे वैक्सीन को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की थी। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। ये कुछ कंट्रीब्यूट तो कर नहीं पाए, लेकिन देश की वैक्सीन को बदनाम करने के लिए, डॉक्टर को बदनाम करने के लिए, जनता को उकसाने के लिए ये आगे थे। इनकी वजह से भी बहुत जगह डॉक्टर्स के साथ इस तरीके की घटनाएं हुई, क्योंकि लोगों को इन्होंने बरगलाया, लोगों के दिमाग में झूठ डाली, लोगों के दिमाग में शक संख्या डाली, लोग डर के मारे या शक शंका की वजह से उन्होंने भी डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की या डॉक्टर्स के साथ उन्होंने हिंसा की। तो मैं मानता हूं कि ऐसे सभी लोगों की निंदा करनी चाहिए, और जो सरकार का कदम है, सरकार ठोस तरीके से डॉक्टर्स के लिए कानून ऑर्डिनेंस ला भी चुकी है, और इसको कानून बनाने में भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। डॉक्टर्स को हम लोगों ने इंश्योरेंस का भी फैसिलिटी दी है, डॉक्टर्स को हमने पूरी तरीके से सुरक्षा के लिए ऑर्डिनेंस दिया है, जो भी डॉक्टर्स को चाहिए होगा वो जरूर दिया जाएगा। और एक बात और, इन्होंने मेरी बात को मैनिपुलेट किया कि डॉक्टर्स ने काम किया इसलिए हम उनके साथ करें, नहीं, भारत सरकार सबके लिए है, सबके साथ खड़ी है। भारत सरकार सबके जीवन को बेटर बनाना चाहती है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने अच्छा कार्य किया, मैंने उसके लिए अपने डॉक्टर्स के समूह को एप्रिशिएट किया, मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी। भारत सरकार अपने हर एक नागरिक को सुरक्षित करने के लिए, हर एक नागरिक को अधिक से अधिक, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देने के लिए प्रतिबद्ध है, और वो हमने अपने एक्शंस में दिखाया है। हम पूरी तरीके से अपने जो समाज है, अपना जो देश है, उसको बेटर बनाना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट सर्विस देना चाहते हैं। ठीक है खेमचंद जी, आप अपने देश को बेटर बनाना चाहते हैं, कैसे? मुझे एक बात बताइए सर, मेरा छोटा सा सवाल है। जान बचाने वाला, धरती का भगवान कहा जाने वाला डॉक्टर आज सड़कों पर है, अन्नदाता तो सड़कों पर है, गरीब आदमी वैसे ही सड़क पर आ गया है क्योंकि उसके पास अब रोजगार नहीं रहा, भुखमरी हो गई है। आप कैसे देश को महान बनाएंगे सर? ये सब आपके ही कार्यकाल में क्यों हो रहा है? कहाँ आपकी नीतियों में कमी रह गई, कहाँ आपकी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई कि इस तरह के हालात बने हुए हैं? अच्छा सवाल किया है। आज गरीब आदमी को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, गरीब आदमी को अब भूखा नहीं सोना पड़ेगा, ये मोदी जी का काम है। इस महामारी में पूरे विश्व में परेशानियां हैं, और महामारी इसीलिए हम कहते हैं कि अनप्रेडिक्टिव तरीके से बड़ी बीमारी आई है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। हर जगह, हर देश में स्थिति खराब हुई, लेकिन हमारे देश में कोई नागरिक भूखा ना सोए, इसीलिए मोदी जी ने इंतजाम किया है फ्री में गरीब लोगों को और भरपूर पर पर्सन 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल, अगर परिवार का आप लगाओगे तो पूरा भोजन महीने का हो, उसका इंतजाम दिवाली तक किया हुआ है। 9 महीने पिछले साल भी किया था। गरीब खुश है मोदी जी से। इस तरीके की मदद पहले कभी भी भारतवर्ष में नहीं की गई, जिस तरीके से मोदी जी ने की है। वैसे ही मोदी जी मेडिकल फैसिलिटीज के साथ खड़ा हुआ है। मोदी जी ने ऑर्डिनेंस के माध्यम से उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से सुनिश्चित करी, और आपने देखा किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए गए। वैसे ही हमारे जो कोरोना वॉरियर मेडिकल स्टाफ है, उनको उचित उनको पैसा मिले। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, उसका इंतजाम भी मोदी जी ने किया। मोदी जी कोलैबोरेशन में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के साथ मिलकर मोदी सरकार ने काम किया, और उसी का परिणाम है कि 2 स्वदेशी वैक्सीन हमारे पास है, कई वैक्सीन अभी अंडर ट्रायल है, और हमारा देश आत्मनिर्भर है। और बिफोर दिसंबर हम लोग वैक्सीनेशन करवा पाएंगे, और इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश में चल रहा है। ये भी एक कोलैबोरेशन, एक टीम का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत सारे देश, जितना अभी हमारे 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, इतनी वैक्सीन यदि आप लगाओगे तो यूरोप के आपके कई देश इसमें कवर हो जाएंगे। आप देखें इतना बड़ा जो काम हो रहा है वो सरकार। चलिए, डॉक्टर अशोक सरवाल जी जुड़े हैं हमारे साथ, खेमचंद जी उनसे पूछ लेते हैं। वो खुद आईएमए के अध्यक्ष हैं अम्बाला से, तो वो बता देंगे कि वो कितना खुश हैं सरकार की नीतियों से, सरकार की योजनाओं से। बताइए सर, जो भी डॉक्टर्स के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं लाई गई, नीतियां बनाई गई, क्या आप सब संतुष्ट हैं उनसे? आपको कहीं कोई कमी खामी नजर नहीं आती? नहीं, देखो ये जो वायलेंस है ये तो काफी देर से चल रहा है अगेंस्ट डॉक्टर्स। अभी ये हम तो अभी कुछ ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं, और हम ये मांग कर रहे हैं भी इसके अगेंस्ट लॉ आना चाहिए। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा भी हमारे कंट्री में डॉक्टर्स जो सुपर स्पेशलिस्ट बहुत ही कम रेट पे उपलब्ध है, और आप किसी डेवलप कंट्री में किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए आपको 4-4 महीने लग जाते हैं, पहले रेफर करवाना पड़ता है, क्यों हेल्थ केयर सिस्टम है। अगर वहां पे वैसे इलाज कराना पड़े तो बहुत महंगा है। इंडिया में लोग बहुत लकी हैं भी, अच्छे डॉक्टर बड़ी जल्दी और बड़ी ठीक रेट, कम रेट पे उनको उपलब्ध है।
और इंडिया में जो दवाई बाबा रामदेव कहता है 200 रुपए की 2,000 की बेचते हैं और कमीशन लेते हैं, और इंडिया में बाकी डेवलप्ड कंट्री से दवाइयों के बहुत कम रेट है। आप ये उनको इम्यूनाइजेशन के अगेंस्ट बोलता है बाबा, और ये गवर्नमेंट के कार्यक्रम, और गवर्नमेंट इसकी कोई एक्शन नहीं ले रही। बिल्कुल, ये तो सारी चीजें, ये भी दूसरी डिमांड IMA की आज यही रही है भी बाबा रामदेव, हमारा आयुर्वेद से कोई विरोध नहीं है। आप, मैं एक बात बताना चाहूंगा, +2 के बाद जब कोई स्टूडेंट उसके नंबर मार्क्स आते हैं, पहले वो मेडिकल में जाते हैं, उसके बाद आयुर्वेद में जाते हैं जी। फिर आयुर्वेद में क्यों नहीं ऑप्ट करते वो, अगर ज्यादा ठीक है, आयुर्वेद की अपनी वैल्यू है, बहुत अच्छी हमारी पुरानी परंपरा है, संस्कृति है। आयुर्वेद इज ए वेरी गुड फील्ड ऑफ मेडिसिन, वी डोंट क्रिटिसाइज। ये बाबा को किसने हक दे दिया भी ये एलोपैथी को क्रिटिसाइज करे और वैक्सीनेशन प्रोसेस को डिलेल करे और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है उसको फेल करे? और ये तो अब गवर्नमेंट को ही देखना है भी इसके क्या एक्शन है। IMA की ये भी एक डिमांड रही है। और इंडिया में फिर भी जो एक ऑपरेशन जहाँ 1 लाख का होता है, फॉरेन कंट्री में 15-20 लाख का होता है। हालांकि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल है इंडिया में। अब बाईपास के लिए ना ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के कहीं फॉरेन कंट्री में जाने की जरूरत, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। हाँ, उन फैसिलिटीज के लिए पेशेंट्स को पे तो करना पड़ता है, अच्छे हॉस्पिटल में बिल ज्यादा बनता है, पर फिर भी मैं ये कहूंगा भी ये फॉरेन कंट्री से बहुत कम है और उससे सेम फैसिलिटीज अवेलेबल है। बिल्कुल, तभी आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री से भी लोग आके यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों को अच्छा माहौल मिलना चाहिए, उनको सेवा करने के लिए फ्री एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ऐसे नहीं उनको डर होना चाहिए भी कोई पेशेंट की प्रॉब्लम होगी तो मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, मेरे अगेंस्ट वायलेंस होएगा, मेरा हॉस्पिटल तोड़-फोड़ होएगा। ये हमारी मांग है भी ऐसा कानून आना चाहिए कि लोगों को आगे से बड़ी सोच समझ के ऐसा करें ताकि आगे डॉक्टर सुरक्षित फील कर सकें। बिल्कुल सर, सम्मान सभी का बना रहना चाहिए और डॉक्टर्स की सुरक्षा भी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। ये बात आपकी एकदम सही है। बताइए केवल ढींगरा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? एक सवाल ये भी सर, ये तो डेटा बताता है, आंकड़ा बताता है कि हमारे देश की आबादी के हिसाब से डॉक्टर्स की बहुत कमी है हमारे यहाँ। प्रति 10,000 जनसंख्या पर 10 डॉक्टर भी तैनात नहीं है। इस तरह के हालात हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, करीबन 135 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। उसके हिसाब से अगर हम डॉक्टर्स की जो तय करें मान्यता तो बहुत कम है और उसके हिसाब से इलाज नहीं हुआ, उसके हिसाब से हॉस्पिटल नहीं बने, उसके हिसाब से इस समय जो हॉस्पिटल के बेड होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। और ये सरकार जो है 7 साल से सिर्फ राम, मुस्लिम, हिंदू और ये कामों में लगी रही। इनको देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए था। इनको देश के विकास के बारे में अगर सोचा होता तो ऐसा कोरोना काल के अंदर इतने लोगों की डेथ नहीं होती, इतने लोगों की मौत जो है हुई इस कोरोना काल के अंदर, उनको कईयों को बचाने का काम हो सकता था। और दूसरी बात एक और है, इसके साथ साथ कोरोना काल जो है पूरे टाइम के अंदर आप 1.5 साल तकरीबन कोरोना काल रहा, 1.5 साल के अंदर कौन कौन से उल्टे कानून बनाए आप ये देखिए। किसानों के कानून जो है उनकी मर्जी के बगैर बना दिए इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने रोजगार जो है वो खत्म कर दिए। इंडस्ट्रीज जो है वो इनके गलत फैसलों के कारण खत्म हो गई। लोगों के बिजनेस जो है वो बिल्कुल धाराशाही हो गई। और टूरिज्म जो है, आप ये देखिए, टूरिज्म सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर जो होता है देश के लिए, जो सारी चीज के लिए टैक्स प्रोवाइड करता है, टूरिज्म सेक्टर धाराशाही कर दिया बिल्कुल। और आप आज की डेट में देखें, अगर हम ये सोचे तो लोगों के हालात जो है GDP -1% तभी गई और ये लोग बड़ी बड़ी दावा करने वाली सरकार आज फेलियर हो गई। और जो बॉडीज है, जो हमारे हिंदुओं की जो बॉडीज थी वो दफनाई गई, तो गंगा में बहाई गई और दफनाई गई। इससे बुरा हाल पूरे देश के अंदर इस सरकार का कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। आज की स्थिति ये है कि अगर देश को चलना है तो उन जो गरीब हैं, आज करीबन 15 से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको करीबन 91 रुपए पर डे जो है उनकी इनकम है।
और आपको ये मैं बताना चाहूंगा 91 रुपए पर डे में कोई बंदा खाना भी नहीं खा सकता, कोई बंदा काम भी नहीं कर सकता, अपनी फैमिली का लालन पालन नहीं कर सकता। तो वो कह तो रहे हैं गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है उनकी सरकार, देश के अंदर वो कह तो रहे हैं दिल्ली में बैठी सरकार दे तो रही है अनाज, दिवाली तक के लिए मुफ्त कर दिया है सर, और डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने प्रावधान तो लागू किया ही है। देखिए, अनाज मुफ्त करने से अगर काम चलता होता तो आप ये देखिए, कच्चा अनाज किसी लोगों को दे भी दिया जाए तो उसको अनाज को पकाना भी पड़ता है, और उसको पका के अनाज को फिर उसके बाद खाना पड़ता है, उसके लिए भी बहुत सारे संसाधन और पैसे की जरूरत पड़ती है। आप सिर्फ किसी को चावल दाल हाथ में पकड़ा दे तो वो खाएगा कैसे? उसको कच्चा खा जाएगा क्या? आप ये समझें, ये सरकार कितनी बड़ी धोखा कर रही है लोगों के साथ। जबकि राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि 7500 रुपए हर आदमी के खाते में डाला जाए। आप दूसरे देशों का उदाहरण लीजिए, जिन्होंने $2,000 लोगों के हर महीने उनके खाते में डाला और उनको सरवाइव करने का मौका दिया। इस सरकार ने क्या लोगों की हेल्प करी, ये देखिए आप। 91 रुपए अगर एक दिन के किसी के पास, वो भी काम करके आते हैं, जब कोरोना काल था तो वो भी नहीं आ रहे थे, तो वो लोग कैसे सरवाइव किए, उन लोगों ने कैसे खाना खाया, और कितनी आत्महत्याएं हुई, और कितने लोगों ने अपने आप को, खुद को, सारी फैमिली समेत मार लिया, वो लोग कितने थे, उसके बारे में क्या किया। आज जितने लोग मरे हैं कोरोना काल के अंदर, और किसान जो अपना बॉर्डर पे बैठे हुए मरे हैं, क्या मोदी जी ने किसी के ऊपर दुख भी जताया? क्या मोदी जी ने किसी को हेल्प करने की बात की? क्या ये लोग किसी के घर पे गए सांत्वना के लिए? इन लोगों की हठधर्मी देखो कि ये लोग टीवी पे आके फिर ऐसी बात करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। इन लोगों ने कुछ नहीं किया देश को बर्बाद करने की सिवाय। बताइए खेमचंद शर्मा जी। देखिए, डॉक्टर साहब ने क्या बोला मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं जो हमारे पॉलिटिकल मित्र बोल रहे हैं उसका जवाब देना चाहूंगा। इनको शर्म आनी चाहिए। 70 साल तक भारत पे राज किया, और इन्होंने जो मेडिकल की फैसिलिटी दी, हमारे यहाँ पे जो पीजी कॉलेजेस थे या फिर जहाँ से एमबीबीएस डॉक्टर निकलते हैं, उसके लिए कोई भी गंभीर काम नहीं किया। पिछले 7 साल में 50% से ज्यादा, फिर बता रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, 50% से ज्यादा एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई, जो 30,000 से ज्यादा एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई हैं, और लगभग 24,000 से ज्यादा हम लोगों ने पीजी की जो सीटें बढ़ाई गई हैं, ये मोदी सरकार में हुआ है। 50% से ज्यादा आपके शासन में हमारे यहाँ पे जितने डॉक्टर्स बनने चाहिए थे, जितनी पीजी सीटें होनी चाहिए थी, जितने एमबीबीएस सीटें होनी चाहिए थी, उनके बारे में ना सोचा गया, ना व्यवस्था की गई। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप उल्टी सीधी बातें करते हो, ये मोदी जी ने किया। दूसरा, आप अनर्गल बातें करते हो। आप क्या राहुल गांधी और सोनिया जी की बात करते हो कि खाना पक जाएगा, उसमें भी खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि नौकर लेके उसको आएंगे, टेबल पे रखेंगे, फिर सजाएंगे, सजाने के बाद पानी देंगे, फिर सर्विस देंगे। अरे भैया, हमारा जो भारत का व्यक्ति है खुद पकाता है, खुद खाता है, उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती। आप जो सोने की चम्मच से खाते हो, उस आदत से बाहर निकलो। भारत को देखो, सच्चे भारत को देखो। भारत को मोदी जी जानते हैं, क्योंकि मोदी जी गरीब परिवार से आए। जो गरीब को जरूरत है उसकी पूरी मदद करने की कोशिश की जा रही है। और मोदी जी ने, आपको बता दूं, डायरेक्ट ट्रांसफर भी किया है। 20 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर जो वुमेन थी, उनको 30,000 करोड़ रुपए सीधा ट्रांसफर किया। दूसरा, किसान जो पीएम किसान के अंतर्गत हर 4 महीने में आपको किस्त जा रही है, और किसानों को पैसा मिल रहा है सीधा 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पैसा दिया जा रहा है। मोदी जी वो हर काम कर रहे हैं जिससे हमारे भारतवासी को मदद मिल सके, जिससे उनका जीवन बेटर हो सके, जिससे हमारा देश तेजी से विकास कर सके। ये कांग्रेस का राज नहीं, ये देश हित के बारे में सोचने वाली सरकार है, देश को आगे ले जाने वाली सरकार है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करो, झूठ फैलाने का काम करो, लटकाने भटकाने का काम करो। आप सार्थक काम नहीं करते। साधक की तरह मोदी जी काम करते गए, आप लोग उसमें विघ्न फैलाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। लगातार आप लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, और आप कैसी बातें करते हो। आप हिंदू की बात करते हो, आप हिंदू का एबीसी आपको नहीं पता। सभ्य समाज में वहां पे दफनाने की परंपरा है, हजारों सालों से परंपरा है। हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी ने भी बोला है, और आप वहां पे बनारस में जाओगे, वो परंपरा आज से नहीं हजारों सालों से। और आप कैसी झूठ बोल रहे हो। इंटरनेशनल मीडिया की मदद लेके आप हमारे भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हो, हमारी संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश करते हो।
इसी वजह से कांग्रेस लगातार धरातल में जा रही है। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केंद्र तो लगातार करती जा रही है, आप भी कई स्टेट में सत्ता में, क्यों डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं किया? आप 50-50 हजार रुपए ट्रांसफर कर दो गरीबों को, वहां पे पंजाब में कर दो, राजस्थान में कर दो, छत्तीसगढ़ में कर दो, महाराष्ट्र में कर दो, क्यों नहीं करते हो? सिर्फ बोलते हो। अगर आपके पॉलिसी में दम है, अगर वो पॉलिसी प्रैक्टिकल है, तो अपने राज्यों में करो, करके दिखाओ, और दूसरे राज्यों में आप अपना एक एग्जाम्पल सेट करो। देखो हमने तो कर दिया, हमारे पास तो रिसोर्सेज है और ये प्रैक्टिकल है और हम कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हो? सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, करने से काम चलता है। आपकी नीति और नियत दोनों खराब है। मोदी जी पूरे मन से और देश हित में जो चाहिए वो कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे, और देश को हम जल्दी जो प्री कोविड ईरा है उसकी तरह विकास के पथ पे ले आएंगे, और मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको एश्योरेंस दे दूं, डॉक्टर्स भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा, जल्दी हम इस महामारी से भी बाहर निकलेंगे। बहुत तेजी से टीकाकरण चल रहा है, 21 तारीख से और स्पीड आएगी, सभी को फ्री में वैक्सीन मिलने वाली है, और तेजी से जुलाई में हमारे पास जो वैक्सीन की उपलब्धि है वो भी ज्यादा रहेगी, 17 करोड़ के आसपास है। अगस्त में तो वो 30 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाएगी, और जल्दी हम अगस्त और सितंबर में 1 करोड़ के आसपास डेली वैक्सीन कर रहे होंगे, और पूरे देश को जल्दी हम वैक्सीनेट कर देंगे। चलिए सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो। जो अभी इस समय परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों से हम बाहर निकल जाए। डॉक्टर अशोक सरवाल, एक चीज और मुझे आपसे पूछनी है। आज क्रैश कोर्स का भी आपने देखा होगा कि पीएम मोदी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्रैश कोर्स के माध्यम से अब आप लोगों को कुछ मदद मिल पाएगी? ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी अब आपकी मदद के लिए होंगे सर? नहीं, चलो उससे जो पैंडेमिक जो फैला हुआ है कोरोना, उसमें उनको मदद मिलेगी, पर क्रैश कोर्स का वैसे तो मतलब जो क्वालिफाइड बंदे हैं उन्हीं को इसके बारे में जानकारी होती है। ठीक है, मैन पावर थोड़ी मिलेगी थोड़े इस पैंडेमिक के लिए तो ठीक रहेगा, पर अदरवाइज तो क्रैश कोर्स नहीं ठीक रहेगा, लॉन्ग रन में नहीं ठीक रहेगा। अभी बोल रहे थे खेमचंद शर्मा जी की जैसे ही उनकी सरकार आई तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। एमबीबीएस की सीटों को लेकर क्या कुछ आपको लगता है कि वाकई में डॉक्टरों की तैनाती के लिए प्रयास किए गए हैं, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं? ये तो देखो 1947 में जितनी सीटें थी, 2000 में कुछ होगी, 2015 में कुछ होगी, 2020 में 21 में ये तो नेचुरली धीरे धीरे इंक्रीज तो होनी है। और ये तो डिमांड है इंडिया की, डॉक्टरों की बहुत कमी है जहाँ पे तो मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर्स की तो बहुत ही ज्यादा कमी है। अगर स्पेशलिस्ट की बात करी है तो बहुत ही ज्यादा कमी है। तो इसलिए ये तो निरंतर बढ़नी चाहिए ताकि हमें भी जो हम इंडिया में भी लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। और जी बताइए। हाँ, जो जैसे डेवलप्ड कंट्री में एक डॉक्टर को मिलने के लिए इतना टाइम लेना पड़ता है, यहाँ पे फिर भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, अभी स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, सेकंड ओपिनियन भी आप ले सकते हो, और आपको इमीडिएटली आपको अपॉइंटमेंट, इमीडिएटली नहीं तो कुछ दिनों में ही अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ज्यादातर तो इमीडिएट अपॉइंटमेंट मिल जाती है। ये तो ठीक है, पर और डॉक्टर्स की कमी रूरल एरिया में बहुत ज्यादा है, रूरल एरिया में बहुत ज्यादा कमी है, और हमें और डॉक्टर्स बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, सीटें इंक्रीज होनी चाहिए। ये तो ठीक है, और ये तो निरंतर हर सरकार का रहा है भी, ये बढ़ाती रही है और बढ़ भी रही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर, मेरा एक सवाल ये भी था कि डॉक्टर्स की कमी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की मांग आपके द्वारा लगातार उठाई जा रही है, जिसके मसले पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। ठीक है, आप केंद्रीय कानून की मांग कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि आपकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन राज्यवार जो प्रावधान या राज्यवार जो आपकी सुरक्षा के लिए नियम कायदे बनाए गए हैं, क्या वो आपकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है सर? कि एक राज्य ने कोई नियम बना दिया या कोई प्रावधान लागू कर दिया तो कम से कम उस राज्य के जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको सुरक्षा मिल जाएगी? ये इसमें सीआरपीसी में नहीं आता। अगर एक राज्य का है वो सीआरपीसी में नहीं है, और इसमें पुलिस अच्छे कदम नहीं उठाती और ढील बरतती है। इसलिए हम चाहते हैं भी इसमें सेंट्रल लॉ अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स होना चाहिए, ताकि ये मोर इफेक्टिव वे से इम्प्लीमेंट हो सके। और जैसे ये पैंडेमिक में करा हुआ है तो उसके बाद भी ये लागू रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर्स को काम करने का सुरक्षित एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता भी मेरा कोई पेशेंट खराब हो, ना ठीक हो। नहीं, बिल्कुल, वो अगर सुरक्षित माहौल में काम करेंगे तभी वो मन लगा के भी काम कर पाएंगे।
बिल्कुल सर, आपकी बात एकदम सही है और हम भी यही उम्मीद करते हैं, अपने इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे। खेमचंद जी, आपसे भी अपील होगी कि इनकी मांगों पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो भी एक सुरक्षित माहौल में काम करना चाहते हैं। फिलहाल मैं आप तीनों ही मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो डॉक्टर्स की मांग बस यही है कि उन्हें केंद्र की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जाए, एक कानून बनाया जाए। खैर, अब ये तो देखने वाली बात रहेगी कि उनकी इस मांग पर कब ध्यान जाता है। और इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर